हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने भक्तिन चैप्टर पढ़ा था, उसका सारा शॉर्ट समरी मैंने आपको दिया था। तो वो समरी पढ़ने के बाद आई थॉट आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स भक्तिन चैप्टर से क्लियर हो गए होंगे। मैंने उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। पूरा आप लोग चैप्टर पढ़ो और ये समरी पढ़ो, कोई भी अलग बात नहीं होगी। आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। उसकी एक छोटी छोटी बात मैं उसमें कवर की थी। तो आज हम बाजार दर्शन की समरी पढ़ेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि पहले मैं आप लोगों को सारे 2-4 चैप्टर्स के आगे मैं समरी दे देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कराते जाऊँगी और देन फिर आफ्टर वी विल डू एमसीक्यूज़। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या है चैप्टर बाजार दर्शन। बाजार दर्शन किसने लिखा था? जैनेंद्र कुमार, जो कवि थे जैनेंद्र कुमार, उनके द्वारा ये लिखा हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी अलीगढ़ में। अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। अगर आप लोगों को इसके लिए डिटेल्ड जीवन परिचय चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले पाठ का प्रतिपाद्य पढ़ेंगे और उसके बाद सारांश पढ़ेंगे। तो पाठ का प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य क्या होता है? मतलब थीम, एक तरह से सेंट्रल आइडिया क्या है कि उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तरह से उसे मोरल भी कह लो या फिर आप कुछ भी कह सकते हो कि उसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, हमें उससे क्या दिखाया गया है। तो क्या है, बाजार दर्शन एक निबंध है जो कवि जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद और बाजारवाद को दर्शाने और समझाने में बेजोड़ है। तो ये जो लेख है ये जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा हुआ है और ये बहुत सालों पहले लिखा हुआ था, लेकिन आज भी ये उतना ही सच है जितना पहले हुआ करता था। आज भी बाजारवाद उतना ही फैला हुआ है, आज भी उपभोक्तावाद उतना ही फैला हुआ है। आज भी लोग सामान मार्केट में जाते हैं एक चीज़ खरीदने और बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ये लिखा हुआ तो बहुत पहले का है, लेकिन आज उतनी ही सही है आज भी। तो आगे देखते हैं। जैनेंद्र जी अपने परिचित मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना देती है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें हम 2-3 लोगों के बारे में अलग अलग शिफ्टिंग दिखाई देगी। पहले अपने मित्र के बारे में बताएंगे, फिर अपने दूसरे मित्र के बारे में बताएंगे, फिर भगत जी के बारे में बताएंगे। मतलब ये एक दूसरे के बारे में बताते रहते हैं, उनके अनुभव यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले ये अपने परिचित मित्र के बारे में बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि बाजार की जादुई ताकत होती है वो इंसान को गुलाम बना लेती है। जैसे हम जाते हैं, आपने कभी देखा होगा कि हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें हर चीज़ आकर्षित करती है, ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, सब कुछ हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास उतने पैसे रहें तो हम लेते हैं और अगर पैसे नहीं रहें तो सिर्फ हमें अच्छा ही लगता रह जाता है, हम ले नहीं पाते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। बहुत लोग ऐसी भी कोशिश करते हैं कि पैसा ना भी रहे फिर भी इसी तरह वो लेने की कोशिश करते हैं। या तो बाजार की ताकत कभी कभी इस हद तक लोगों को गिरा देती है कि वो कर्ज लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने पे आ जाते हैं। तो यदि हम अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में हम सिर्फ मतलब हमें गलत ही चीज़, हम उसका गुलाम ही बनते चले जा रहे हैं, हम वो आकर्षित ही होते जा रही है। अगर हम अपनी ज़रूरतों को अच्छे से समझेंगे, उसका अच्छे से समझ कर तब हम अगर मार्केट जाते हैं तो हमें वो लाभ भी पहुंचाएगी, सिर्फ हमें हानि ही नहीं पहुंचाएगी। उसका हम सही से उपयोग भी कर सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। और इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा अगर हम अपनी ज़रूरतों को समझते नहीं हैं, उसे अगर हम सही तरीके से बाजार का उपयोग नहीं करते हैं तो हम उसकी चमक दमक में इस कदर फंस जाएंगे कि हमारा असंतोष और ईर्ष्या के कारण हम बिल्कुल जल भुन जाएंगे। हमें बर्दाश्त नहीं होगा कि हम कोई सामान ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, और इस वजह से हम घायल होकर और हमारा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। हम सिर्फ चमक दमक की दुनिया में रह जाएंगे, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। लेखक ने कई दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किसी माध्यम से अपने बात को समझाने की कोशिश की है। तो लेखक ने कहीं दार्शनिक यानी कि कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ से अपने अनुभव साझा किए हैं, तो किसी से बातें करके, तो कभी कोई चीज़ पढ़ के या फिर किसी किसी अलग अलग माध्यमों से वो अपनी बात को समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और सारी जगह पे वो सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि बाजार किस तरह हमें आकर्षित कर रहा है और किस प्रकार हम उसकी जादू में अंदर घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमें जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसे भी लेकर हम खुद का धन व्यय कर रहे हैं बिना मतलब की चीज़ों पे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें।
तो अब पढ़ते हैं पाठ का सारांश। लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली सी चीज़ लेने गए थे, परंतु वापस बहुत सारे झोलों के साथ लौटे। तो लेखक अपने दोस्त की एक कहानी बताते हैं कि एक बार वो छोटी सी चीज़ लेने के लिए मार्केट चले गए थे, और जब वो वापस आते हैं तो बहुत सारे झोले के साथ आते हैं, बहुत सारे उसमें सामान रहते हैं, अलग अलग चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की नहीं रहती हैं वो भी लेकर चले आते हैं। लेखक के पूछने पर उन्होंने अपनी पत्नी को दोषी बताया। जब उन्होंने पूछा, लेखक ने, ज्ञानेंद्र कुमार जी ने पूछा कि आप तो एक सामान लेने गए थे, आप इतने सारे झोले लेकर आ गए, कोई बात है? तो लेखक ने कहा, इसमें सारा दोष मेरी पत्नी का है, मेरा कोई दोष नहीं है। वो मतलब डायरेक्ट पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। लेखक के अनुसार पुराने समय से ही पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें गलतियां भले ही पति करें, लेकिन उसकी ओट हमेशा पत्नी को ले लेते हैं। गलती अगर उन्हें कोई सामान पसंद आ गया तो बोल देंगे कि मेरी पत्नी की वजह से मैंने लिया है। उन्हें कोई चीज़ अच्छी लग गई और वो ले लिए तो बोल देंगे इसमें सारा दोष मेरी पत्नी का है, उसने ही मुझे ज़बरदस्ती बोलकर खरीदवा दिया। तो इसलिए बोला गया है कि पुराने समय से ही पत्नी इस बात के लिए पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी की बहुत विशेष भूमिका अदा होती है। तो मनी बैग यानी कि होती है पैसे की गर्मी। एक इंसान के पास अगर पैसे की गर्मी रहे तो वो दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर प्रूफ करने के लिए, अपने आप को बहुत पैसे वाला प्रूफ करने के लिए वो जो बिना ज़रूरत की भी चीज़ें ले लेता है। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे पैसे की गर्मी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर पैसा ना रहे तो इंसान दिखावा नहीं करेगा, बिल्कुल भी उसे जो चाहिए वही लेगा, लेकिन अगर पैसे की गर्मी रहे तो उसे जो चीज़ नहीं भी चाहिए, सामने वाले को दिखाने के लिए, उसको ईर्ष्या दिलाने के लिए वो चीज़ें खरीदेगा। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। हाँ, सब कहते हैं पैसा पावर होता है, पैसे से ही जीवन है आजकल। अगर किसी के पास पैसा ना रहे तो वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं रह जाएगा, लोग इसे जीने नहीं देंगे। पैसा ऐसा चीज़ हो गया है जो किसी भी लोग को इस दुनिया में रहने के काबिल बना रहा है। लेकिन पैसे का मतलब ये नहीं हुआ कि उसे किस तरह प्रदर्शित किया जाए। सामान बहुत महँगे-महँगे खरीद कर या फिर बिना मतलब की चीज़ें लेकर हम पैसे का पावर नहीं दिखा सकते हैं। पैसे का पावर कब प्रदर्शित होता है, जब हमारे पास बहुत अच्छे खासे बैंक बैलेंस हो, हमारे पास मकान हो, रहने के लिए जगह हो, हमारे नई पीढ़ी के लिए हम पैसे बचा कर रखें, तो उसे हम बोलेंगे हमारे पास पैसे का पावर है। इस तरह से दिखाया जाता है रियल में। पैसे इस तरह से नहीं दिखाए जाते कि हम कहीं मार्केट के जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद लिए तो ये हमारे पास बहुत पैसा हुआ, ये गलत है। पैसे की परचेजिंग पावर को के प्रयोग से पावर का रस मिलता है, लोग संयमी होते हैं। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारे पास बहुत पावर है। पैसा एक टाइप का पावर दिखाया गया है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर महसूस करने लगते हैं लोग। तो यहाँ पे पावर यानी कि उन्हें आनंद आने लगता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें उन्हें खुशी मिलने लगती है। लोग संयमी बन जाते हैं और वह पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने एवं पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। वो हमेशा अपने पैसों को जोड़ते रहते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, और खुद को बहुत सुपीरियर महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं जितने मन करे उतने सारी सामान खरीद सकता हूँ, जो भी खरीद सकता हूँ। अपने आप को बहुत गर्वीला महसूस करने लगते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्चा हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, ना कि ज़रूरत से। जो उनका मित्र रहता है जनेंद्र कुमार, वो बोलता है कि हमारा सारा पैसा तो खर्चा हो गया, हम एक छोटी सी चीज़ लेने गए थे लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, इस वजह से हमारा सारा पैसा खर्चा हो गया। तो जब जैनेंद्र कुमार उन चीज़ों को देखते हैं तो उन ऐसा महसूस करते हैं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरत की नहीं हैं, बल्कि परचेजिंग पावर के रेशियो में खरीदी गई हैं, उसे दिखाने के लिए उसके हिसाब से खरीदी गई हैं कि उनके पास परचेजिंग पावर है, वो खरीद सकते थे, इसलिए उन्होंने खरीद लिया, ना कि उन्हें ज़रूरत थी तो उन्होंने खरीदा। लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। लेखक का ये मानना है कि हम जो भी फालतू चीज़ें खरीद लेते हैं, जो हमें किसी काम की नहीं लगती हैं, कोई ज़रूरत नहीं रहता, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है बाजार का आकर्षण। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। जो उनका फ्रेंड रहता है वो बोलता है ये शैतान का जाल है। अब तो वो मित्र जो है वो बोल चुका था ना कि ये मेरी पत्नी का सारा किया करा, ये सारा जो भी है वो सब उनकी पत्नी की वजह से हुआ है। तो वो मित्र जो उनका रहता है वो बोलता है कि शैतान का जाल है, बाजार को एक शैतान का जाल बताता है जिसमें अगर कोई फंस गया तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है।
बाज़ार अपने रूप जाल में सब भूल जाता है। अगर इंसान बाज़ार में जाए तो उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे जेब में कितने पैसे हैं, मैं किस तरह की चीज़ें खरीद सकता हूँ, मैं क्या चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं खरीद सकता हूँ, ये सब भूल जाता है बिल्कुल। बस उसे लगता है कि मुझे ये पसंद आ गई, मुझे ये चाहिए, बस उसे इसी बात का ध्यान रहता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं होता है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। जैसे बाजार जो रहता है उस वो हमें आमंत्रित नहीं करता है कि आप मेरे पास आओ और मेरे से सामान खरीदो। उसे आग्रह करने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग खुद ही उसके पास जाते हैं कि मुझे सामान खरीदना है। लेकिन बाजार में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आप मेरे पास आओ, उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए और या फिर किसी चीज़ का उसको कमी है, तो इंसान को पागल कर देती है। उसे उस चीज़ की कमी इतनी अधिक हो जाती है कि वो इंसान उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को किसी भी तरह लेने के लिए वो पागल हो जाता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। इससे पहले भी ये देखा था हमने प्रतिपाद्य में कि असंतोष, अगर किसी चीज़ से संतोष नहीं है और अगर किसी चीज़ के लिए जलन है या फिर किसी चीज़ की चाह है और अगर हमें वो चीज़ पाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करने पे तो मिल जाएगी, लेकिन अगर क्या हो जाती है तो वो इंसान को बिल्कुल ही बेकार बना देती है। किसी काम का वो इंसान फिर नहीं रह जाता है, ना उसे खुद की चीज़ मिलती है और वो ना जब पाना चाहता है वो भी नहीं मिल पाती है। लेखक का दूसरा मित्र, अब देखिए ये जो था यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी जो पहले मित्र की थी, जिसने मार्केट जाकर एक छोटे से सामान के लिए गया और एक झोला सामान खरीद के लेके आ गया और अपनी पत्नी को उसके लिए दोषी ठहरा दिया। तो ये उसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब ये दूसरे पैरा में यहाँ पे लेखक का दूसरा मित्र का कहानी स्टार्ट हो जाता है। लेखक के दूसरे मित्र दोपहर से पहले बाजार गया था तथा शाम को खाली हाथ वापस लौट कर आ गया। अब ये दूसरा मित्र कैसा है, जो मतलब दोपहर से पहले यानी कि सुबह ही के टाइम गया होगा और शाम में वापस आ रहा है, लेकिन वो एक सामान नहीं लेकर आया, वो खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था परंतु कुछ भी न ले पाया। वो पूछते हैं, जो लेखक रहते हैं जैनेंद्र जी, वो पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं, मतलब खाली हाथ क्यों लौट कर आ गए। क्या है वो कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था लेकिन कुछ भी नहीं ले पाया। अगर एक चीज़ लेने जाते तो दूसरी छूट जाती, दूसरी लेते तो तीसरी छूट जाती, पहली ले लेते तो दूसरी तीसरी दोनों छूट जाती। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और कह दिया कि कुछ लेने योग्य था ही नहीं, सब कुछ लेने योग्य था लेकिन कुछ भी नहीं ले पाया, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे ना कि वो सारी चीज़ें खरीद सके, और अगर एक चीज़ खरीदता तो दूसरी तो छूटनी ही थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं लिया। तो आगे देखिए, ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता, सही बात है, कोई परिणाम नहीं निकला उसका, इसलिए उसने कुछ लिया ही नहीं। बाजार में रूप का जादू है और यह तभी असर होता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। जब मन किसी का खाली रहेगा तो उस पे बाजार का जादू चल जाएगा। अगर किसी का मन भर गया हो तो उस पे बाजार का जादू नहीं चलेगा। उसे कोई भी चीज़ दिखेगी भी तो लगेगा ओहो इससे मेरा मन भर गया है, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन अगर जेब भरी हो यानी कि पैसे भी हों और मन भी खाली हो तो उसमें मन में बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं। इसलिए बाजार का जादू तभी चढ़ता है जब जेब भरी हो और मन भी खाली हो। यह मन व जेब के खाली होने पर ही असर करता है। मन और जेब के खाली या भरे होने पर ही इसका असर होता है। या तो ऐसा भी कभी-कभी होता है कि जेब भी खाली हो और मन भी खाली हो, तो चाह के भी इंसान नहीं ले सकता है क्योंकि पैसे ही नहीं है ना, तो लेगा कैसे? मन खाली हो तो बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं। अगर मन खाली हो, मन में कुछ भी नहीं हो, तो बाजार की चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी कि तुम आओ मुझे लो, आओ मुझे लो। सब चीज़ें खरीदने का मन करने लगेगा। सोचेगा मन ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, ये भी ज़रूरत का है, वो भी ज़रूरत का है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम से खलल सी डालती प्रतीत होती हैं। जैसे ही बाजार का जादू इंसान से उतर जाता है तो उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो उसमें खलल डाल रहा है उसकी ज़िंदगी में। उसे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी उसने उसमें पैसे सुखा दिए। तो ये चीज़ें खलल सी प्रतीत होने लगती हैं। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन को खाली न रखें। इसके बचने का एक ही उपाय है, बाजार के जादू से बचने का हमें सिर्फ एक ही उपाय है कि हम जब भी बाजार जाएँ तो हमारा मन खाली ना रहे, हमारा मन भरा रहे। अगर हमारा मन भरा रहेगा, हमारे पास लक्ष्य रहेगा कि हमें सिर्फ यही सामान खरीदना है। नहीं तो मन खाली रहेगा तो हमें लगेगा कि ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देता है। अगर मन में कोई लक्ष्य हो कि हमें बस यही सामान खरीदना है तो वो बाजार हमें आनंदित कर देता है। हमें उसका लक्ष्य पता होता है तो हम बस ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते हैं। मन खाली रहने पर
का मतलब मन को बंद नहीं करना है। मन खाली रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मन को ही बंद कर दो। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, सनातन भाव से संपूर्ण है। जो मन को बंद होने का या फिर शून्य हो जाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा यानी हमारे भगवान जी को है, और किसी को भी नहीं है। वो बिल्कुल संपूर्ण होते हैं, लेकिन हम मनुष्य तो अपूर्ण, हम सब में कुछ ना कुछ कमी है, कोई चीज़ के लिए हम पूर्ण नहीं कहलाएंगे। मनुष्य अपूर्ण है तथा मनुष्य की इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता है। मनुष्य जो होता है वो संपूर्ण नहीं अपूर्ण होता है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी होती है, और वो अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता है, उसकी अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं होती है। इच्छाएं आ ही जाती हैं, वो बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी इच्छाओं पर काबू आ जाता है। मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मनुष्य को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो अपूर्ण है, उसमें कोई ना कोई चीज़ की कमी ज़रूर है। हाँ, ये कहावत कही जाती है कि मनुष्य जो है वो भगवान की सर्वोत्तम कीर्ति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मनुष्य सर्वोत्तम है, बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य अपूर्ण था, है और हमेशा अपूर्ण नहीं रहेगा। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म हमेशा सही कर्म करने से इस अपूर्णता में थोड़ी सी, हमारा सच्चा कर्म जो है वो हमारी अपूर्णता की स्वीकृति दे देता है, यानी कि उसका सर्टिफिकेट दे देता है दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर अपूर्ण। तो आगे देखिए क्या है। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। अब देखिए जो कहाँ स्टोरी थी, अब नेक्स्ट फिर से शिफ्ट कर गई। पहले उनके पहले मित्र पे शिफ्ट की थी, फिर दूसरे मित्र पे की जिन्होंने मार्केट जाके खाली हाथ लौट कर आ गए। अब तीसरे हैं ये भगत जी। अब ये कहानी भगत जी पे आ गई है। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन तो आप जानते ही होंगे, सबने खाया होगा। वो चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था, और वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक के चूरन नहीं बेचते थे। तो जो भगत जी थे वो बहुत ही ईमानदार आदमी थे। वो जब भी चूरन बेचेंगे ना, बच्चों को बेचते थे हमेशा। तो वो 6 आने के चूरन बेचते थे, और 6 आने से ज़्यादा 1 रुपया नहीं बेचते थे। अगर उनके पास चूरन बच भी जाए तो वो उस चूरन को पैसे में नहीं बेचते थे, फ्री में बांट देते थे बच्चों को। वे अपना चूरन थोक व्यापारी से नहीं, ना तो वे चूरन का व्यापार करते थे और ना ही किसी पेशा या ऑर्डर लेते थे, किसी का भी ऑर्डर भी नहीं लेते थे। 6 आने होने के पर बचा हुआ चूरन वो मुफ्त में बांट देते थे। जैसे ही 6 आने हो जाते थे, वो जितना भी बचा हुआ उनका चूरन रहता था वो सारे फ्री में अपने बच्चों को बांट देते थे। अपने बच्चों को नहीं, मतलब गली में बच्चों को बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। वो हमेशा ही स्वस्थ रहा करते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था, क्योंकि उनका मन भरा हुआ था। उनमें बाजार का कोई जादू आकर्षित नहीं कर सकता था, ना ही पैसे का जादू उन पे आकर्षित कर सकता था। उन्हें परचेजिंग पावर का भी कोई शौक नहीं था। उपभोक्तावादी संस्कृति में वो नहीं थे। वे निरक्षर थे, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते थे, परंतु उनका मन अडिग रहता था। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, ना ही कुछ भी पढ़ने आता था, लेकिन और बड़ी बड़ी बातें को भी नहीं जानते थे, परंतु उनका मन बिल्कुल अडिग रहता था कि अगर मुझे करना है तो मुझे ये पूरे आत्मविश्वास आत्मबल लगा के करना है। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि हमें ये कार्य एकदम अडिगता पूर्वक करना है। पैसा भीख मांगता था कि मुझे ले लो, पर वह निर्मल व्यक्ति अपने पैसे को आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता था। वो ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा इस दुनिया में। पैसे उसके आगे भीख मांगते थे कि तुम मुझे ले लो, मुझे ले लो, लेकिन वो इंसान इतना निर्मम व्यक्ति था कि वो कभी भी पैसे पे लालच नहीं करता था। उस पैसों को रोता बिलखता छोड़ देता था, लेकिन कभी उसे लेता नहीं था। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। तो जैसे कोई हम लोग पैदल जा रहे होते हैं, हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं, तो मोटर गाड़ी कोई आती है, वो धूल उड़ाती हुई चली जाती है, तो हम लोग कहते हैं उफ कितना गंदगी फैला के चली गई। या फिर बारिश के मौसम में कीचड़ पड़ जाता है तो हम लोग कितना गाली देते हैं उन्हें। वह अपने जन्म तक को कोसने लगता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता था। अगर थोड़ी सी धूल मिट्टी उसके कपड़े पे पड़ जाए, उसके शरीर पे, तो वो अपने जन्म को कोसने लगता था कि मैं जन्म ही क्यों लिया इस दुनिया में। लेकिन वो ये व्यंग उस चूरन वाले व्यक्ति पे बिल्कुल भी असर नहीं करता था, क्योंकि उसमें ना बाजार का जादू था, ना पैसे का जादू था। वो बिल्कुल ही शांत स्वभाव का सरल व्यक्ति था, जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। वो बिल्कुल एकदम सीधा साधा व्यक्ति था, जिसे ना पैसे से मतलब था, ना ज़्यादा लगाव कोई चीज़ से था। लेखक पैसेबल के विषय में पता करता है कि कुछ ऊपर जाति के लोग हैं,
मतलब ये वह अपने जन्म तक को कोसने लगता था कि मैं इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया। लेकिन ये जो व्यंग्य था वो चूरन वाले व्यक्ति पे बिल्कुल असर नहीं करता था। उसे ऐसा कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल सरल स्वभाव का सीधा-साधा व्यक्ति था, जिसे बिल्कुल ना पैसे से मतलब था, ना स्वाभिमान किसी चीज़ से बिल्कुल स्वाभिमानी व्यक्ति था। अपने जितने पैसे उसे चाहिए उतने ही वो रखता था, उसके बाद वो सब कुछ फ्री में। उस पे ना बाज़ार का जादू चढ़ा था और ना ही पैसों का। तो लेखक इस विषय में पता करता है कि यह ऊपरी जाति के कुछ तत्व हैं। तो ये पता करता है कि ये जो लोग होते हैं जो थोड़े से धूल मिट्टी कीचड़ पड़ जाने पे अपने जन्म को कोसने लगते हैं, ये ऊपरी जाति के लोग होते हैं, जिन्हें थोड़ी सी भी चीज़ें हमेशा बहुत प्रॉब्लम कर लगती हैं। कुछ लोग इसे आत्मिक धर्म और नैतिक कहने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरे धर्म में नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। मेरे शरीर पे कीचड़ पड़ गया, धूल पड़ गया, तो ये बहुत धार्मिक बातें अपनी सुनाने शुरू कर देते हैं, नैतिकता का ज्ञान देने लग जाते हैं। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। एक दिन जैनेंद्र कुमार जी जो लेखक हैं वो और भगत जी मिलते हैं, उनकी राम राम होती है। उनकी आंखें खुली थी और वे सब कुछ मिलकर बातें करते हुए जा रहे थे। उनकी बिल्कुल आंखें खुली हुई थी, लेकिन फिर भी उन पे आकर्षण बाजार का जो जादू था वो नहीं चढ़ रहा था। वो सब कुछ देख रहे थे, सबसे मिलजुल के बातें करते जा रहे थे, लेकिन वो भटकती नहीं थी। लेकिन उनकी जो मन थी, उनकी आंखें थी, वो भटक नहीं रही थी कि इस चीज़ों पे उस चीज़ों पे। ना ही वो किसी प्रकार लाचार थे। ऐसा भी नहीं था कि उनके पास पैसे की कोई कमी है। उन्हें सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों से मतलब था। उन्हें जो चाहिए था बस उन्हें वो मिल गया, उनका काम ख़त्म। उन्हें ये नहीं था कि मैं गया एक चीज़ लेने और मैं पूरा मार्केट ही खरीद के आ गया, ऐसा उनके मन में नहीं था। वेयर और फैंसी दुकानों को छोड़कर वे डायरेक्ट पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से अपनी काम की चीज़ें खरीदते हैं और वहाँ से बिल्कुल ही चल पड़ते हैं। उन्हें ना इधर से मतलब है ना उधर से मतलब है। उन्हें सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। जब उनके सामान खरीदा जाते हैं, जब उन्हें अपना ज़रूरत पूरा लगने लगता है, उसके बाद उनके लिए बाजार कुछ रह ही नहीं जाता है, शून्य हो जाता है। उसके बाद उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं होता है। फिर चांदनी बिछी हो या बाजार में आकर्षक बुलाते रहे, उनका कल्याण ही चाहते हैं। या तो फिर बाजार में आप चांदनी ही क्यों ना बिछा दो, या फिर बाजार के आकर्षण उन्हें बुलाते ही क्यों ना रह जाए, लेकिन उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो सबका भला ही और कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार की सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। लेखक का मानना ऐसा है कि बाजार को वही इंसान सार्थक बना सकता है जो अपनी ज़रूरतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मुझे जो चीज़ ज़रूरत है वही चीज़ मुझे खरीदनी है, बेफालतू की चीज़ें मुझे नहीं लेनी। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पे बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही उसे सच्चा लाभ दे सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पैसे के बल पे बाजार पे व्यंग करता है कि ये तो चीज़ बहुत सस्ती है या फिर ये बहुत ऐसी है, ये इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। जो लोग कमियाँ निकालने और उसमें व्यंग करने में रह जाते हैं, वो ना तो उसका लाभ उठा पाते हैं, ना खुद ही कोई सामान खरीद पाएँगे और ना ही बाजार को ही लाभ पहुँचा सकते हैं। तो ये दोनों लोग के लिए घाटे की ही बात है। वे लोग बाजार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं। सिर्फ़ वो लोग बाज़ारूपन बढ़ाते हैं और उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है। वो खुद का भी घाटा कर रहे होते हैं और सामने वाले का भी। यह कपट को बढ़ाते हैं जिससे सद्भाव घटता है। ये छल कपट को बढ़ाते चले जाते हैं, जिससे अगर कोई सामान लेने जाओ और आप उसमें कमी निकालने लगो, तो जो बेचने वाला दुकानदार रहेगा, उसे तो बुरा लगेगा ही ना कि उसकी चीज़ है, उसे किसी को कोई कमी निकाल रहा है, तो उससे कपट बढ़ने लगता है और सद्भाव घटने शुरू हो जाता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। जो सद्भाव अगर घट जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, तो ग्राहक और जो बेचक है उसके बीच सिर्फ़ इतना ही का रिश्ता रह जाएगा, उससे आगे कोई रिश्ता नहीं बढ़ेगा उनका। तो ये सद्भाव को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। उससे हमें अगर आप अच्छे से किसी से व्यवहार करोगे ना, अगर आप कुछ सामान लेने जा रहे हो और आप उससे अच्छे से बातें करोगे, अगर उसे ऐसा व्यवहार कराओगे कि हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी चीज़ें बेचते हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं हमेशा आपके पास ही आता हूँ सामान लेने, तो वो आपको 2 पैसे कम में भी दे सकता है। लेकिन अगर आप उसके साथ जाके बोलोगे कि आप अच्छी चीज़ें नहीं रखते हो, आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो, तो उसके अंदर कपट आएगा, वो आपको बिल्कुल ही ग्राहक की नज़र से देखने लगेगा, उसके अंदर आपके लिए छल कपट भर जाएगा। एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं, हमेशा सोचिएगा कि आपको 2 पैसे ज़्यादा करके आपको ठग ही दो बिल्कुल। ये बहुत ऐसा बोलते हैं ना, बहुत मेरे सामान का मज़ाक उड़ा रहा था ना, अब इसको बताता हूँ, ऐसे बोल के ठग देगा। हमेशा घात करने में रहते हैं और ऐसे ही बाजार व्यापार नहीं शोषण रह जाता है। बाजार हमेशा लोग दूसरे का घात ही करने में रह जाएँगे और इस वजह से बाजार बाजार नहीं रहेगा,
वो शोषण का एक केंद्र बन जाएगा जहाँ हमेशा शोषण ही होता रहेगा। कपट सफल हो जाता है और बाजार मानवता के लिए विडंबना बन जाती है। बाजार जो है वो शोषण बन जाता है, शोषण का केंद्र बन जाता है और मानवता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। वहाँ पे लोग हमेशा एक दूसरे को घात करने में, ठगने में रह जाते हैं और ये एक विडंबना बनती चली जा रही है हमारे समाज के लिए। जो उसका शास्त्र बना हुआ है, जो हमेशा से उसका शास्त्र में ही रहा है ऐसा, ना वो पहले भी, तब के ज़माने में भी उसका बिल्कुल वही मतलब था और आज के ज़माने बल्कि बढ़ ही गया है लेकिन कम नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र सरासर आधा है, मायावी है। अर्थशास्त्र भी गलत है, समाज शास्त्र भी गलत है, राजनीति शास्त्र भी गलत है, मायावी शास्त्र है। अर्थशास्त्र सीधा अर्थ ये निकलता है कि बाजार का बाजारूपन हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना बनती चली जा रही है। तो इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया। अब इसका एक सेंट्रल आइडिया जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय भाव, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाजार दर्शन निबंध गहरी वैचारिकता तथा साहित्य का सुलभ ललित्य का संयोग है। बिल्कुल बहुत उसमें अच्छा विचार दिया गया है। इसमें बहुत अच्छी साहित्यिक तथा ललितिक दोनों ही विशेषताओं का संयोग दिया हुआ है। इसमें बहुत गहरी सोच बताई गई है। जैनेंद्र जी ने जो बताया है बहुत ही अच्छा बताया है कि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है बाजार का बाजारूपन और परचेजिंग पावर। लोग, जो अमीर लोग अपने पैसे के बल पे सब कुछ खरीद लेते हैं, अपने पैसे के बल पे बहुत घमंडी आजकल और बहुत ही ज़्यादा अहंकारी होते चले जा रहे हैं। किससे बताया गया है कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना देती है। बिल्कुल सही बात है, बाजार की बाजारी ताकत आपको अपना गुलाम बनाती रही है। लोग ज़रूरत की चीज़ें खरीदने से ज़्यादा परचेजिंग पावर दिखाने पर महत्व रखते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात बोली गई है कि यहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत के सामान को नहीं खरीदते हैं, उससे ज़्यादा वो अपनी परचेजिंग पावर, अपने पैसे को दिखाते हैं कि मैं इतनी सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। उनको ये नहीं रहता है कि हमको जो चाहिए वही खरीदें। उनको ये रहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, कोई भी सामान खरीद सकता हूँ। उनमें बाजार का बाजारूपन समा जाता है, उनमें बाजार का बाजारूपन बिल्कुल समा चुका होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। इसके माध्यम से यह बताया गया है कि हमें सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदनी चाहिए और बाजार के बाजारूपन को से खुद को दूर रखना चाहिए। हमें सिर्फ ज़रूरत के ही सामान खरीदने चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही खरीदें और उससे ज़्यादा हमें बाजार से दूर ही रहना चाहिए। इसका एक ही उपाय है कि हमारा मन भरा होना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम जब भी मार्केट जाएँ या जब भी बाजार जाएँ तो हमारा मन बिल्कुल भरा होना चाहिए। हमें ना कर पाए इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप लोगों को इसके डिटेल्ड इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ। मैं उसके लिए वीडियो अलग से बना दूँगी। ये सिर्फ छोटी सी समरी है और इसके और कोई क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अभी चाहिए तो आप हमें बता दो, नहीं तो मैं 2-3-4 दिन बाद उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच।